टीचर बड़ा हैंडसम है, आजकल ये सब भी चल रहा है, टीचर बड़ी ब्यूटीफुल है। आखिर क्या रीजन है कि साल भर से पढ़ाने के बाद उन्हें सिलेबस याद नहीं है? प्राइम मिनिस्टर के जो ब्रेन कहे जाते हैं, आप उसमें घुसना चाहते हैं। मैं कुंजी से पढ़कर आया था, मैं गाइड बुक से पढ़कर आया था, मैं बहुत सीरियस स्टडी नहीं करता था, मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था। यार उस वाली कोचिंग में होते तो और मजा आता। यानी जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि उजांग सर के साथ तैयारी करनी है, कुंजी से पढ़ पढ़ के मैंने 10-12 पास किया है, पबजी खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो व्हेन आई एक्ट योर गाइड, यानी जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि उजांग सर के साथ तैयारी करनी है, तब वहां पर मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको तैयार करता हूं, राइट। जब मेरे साथ तैयारी करनी है तो आपको मैं तैयार करने पे बहुत ज्यादा वक्त लगाता हूं। क्यों? क्योंकि सीधा सा मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, आज मेरी कैपेसिटी ये है 200 ml की, ठीक है। मैं एक सामान्य सा स्टूडेंट हूँ, आता जाता हूँ, कुंजी से पढ़ पढ़ के मैंने 10-12 पास किया है, बस किसी तरह से जिंदगी जी रहा था, पबजी खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। अचानक से मुझे जिंदगी के बड़े हिस्से को पाना है। तो आप इस माइंडसेट को आज समझ जाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। वो माइंडसेट क्या है? सिंपल सा फंडा है, मेरी कैपेसिटी केवल इतनी है और अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ा पानी अपने अंदर ग्रहण करना है। आपको अचानक से अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना, अचानक से आप देश की सबसे एलीट सर्विस में जाना चाहते हैं, जिसकी लीजेसी बहुत बड़ी है, जो देश के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे मंत्रियों के, हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो ब्रेन कहे जाते हैं, आप उसमें घुसना चाहते हैं। कल आपकी बनाई गई पॉलिसीज देश भर में लागू होंगी, तो अचानक से क्या होगा? अचानक से आप चाहते हैं आईएएस बनना, तो मैं क्या करूं? ऐसे जग उठाऊं और जग का पानी इसमें उड़ेलूं। अब तो मुझे लॉजिकली बताना, तो मैं जब ये पानी उड़ेलूंगा तो इस ग्लास में कितना पानी आएगा? आपको चाहिए 1 लीटर पानी। अब जैसे बिटिया की बोतल है, ठीक है, तो अब मुझे ये बोतल है, ये यूपीएससी है, ये तुम हो। लॉजिक समझना कि मैं करता क्या हूं और क्यों मैं तुम्हारी पर्सनालिटी पे बहुत ध्यान देता हूं और मेरे साथ पढ़ाई करना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है। सिंपल सा, ये तुम हो, सालों से ऐसे ही आए हो, वही टाइम टेबल बनाना, कभी ना फॉलो करना, ठीक है। किताब ये तुमने एक्सेप्ट किया ना क्लास में, मैंने नहीं कहा। और कुंजी पढ़ना, किताबें ना पढ़ना, नोट्स कहीं से शॉर्ट निकाल लेना। अब तुम्हें चाहिए ये, अब तुम्हें एक ऐसा सागर चाहिए जिसमें ज्ञान का सागर भरा है। कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर कम से कम 5 से 6 लैंग्वेजेस का मालिक होता है। जबरदस्त। 29 डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में मिनिमम होते हैं, फिर स्टेट उसके अंदर में आ जाता है, फिर देश उसके अंडर में आता है। कहां नहीं जाता है वो? अब देखो, अब मैंने ये पानी इसमें डालना शुरू किया। कितना पानी इसमें आएगा? 200 ml है, 100 ml है, जो भी है। बाकी पानी कहां जाएगा? गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये वेस्ट हुआ क्या है? टाइम, टैलेंट एंड कंटेंट। तो मुझे करना क्या होगा? इस पानी की चाहत को बनाए रखना पड़ेगा या मुझे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा? अगर मुझे ये सारा पानी ग्रहण करना है, मैं कुंजी से पढ़कर आया था, मैं गाइड बुक से पढ़कर आया था, मैं बहुत सीरियस स्टडी नहीं करता था, मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था, मैं योग ध्यान कुछ नहीं करता था, देश की समस्याओं के बारे में कभी मुझे सोचना सिखाया ही नहीं गया। मैं तो एक जनरल स्टूडेंट था ना, जिसका एक ही पर्पस था, किसी तरह से पास हो जाना। और अचानक से कॉन्सेप्ट समझ लेना, अचानक से मुझे देश की सबसे एलीट सर्विस, जिसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, जिसमें मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जिसमें साइंस भी पढ़ना है और डिजास्टर भी पढ़ना है, और जब सब पढ़ लिया तो एथिक्स भी पढ़ना है। यानी विषय का कोई वही नहीं है, दायरा ही नहीं है, हर विषय इसमें शामिल है। और अचानक से मुझे ये चाहिए, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे इस बोतल के पीछे भागना है। सबसे पहले मुझे अपनी कैपेसिटी पे काम करना है, और इस पर काम हम नहीं करते हैं, सॉरी टू से। हम सिलेबस के पीछे भागते हैं। अच्छा, यूपीएससी का सिलेबस कितना? इतना है। सवाल यह है कि ये सिलेबस, ये बुक्स, ये नॉलेज, ये जो टेम्परामेंट है, तुम थाम पाओगे? ये तुम हो, और इसमें से पहले से ही पानी भरा है, नहीं पहले से बहुत ढेर सारी गंदगी भरी है। शॉर्टकट है ना, पैराशूट स्टूडेंट हो, अचानक से आईएएस बनने का बुलबुला, तमाम 50 चीजें, 50% डाउट भरा हुआ है, होगा कि नहीं होगा, गलत तो नहीं फैसला ले लिया, गलत तो नहीं फंस गए। वहां की रील्स में तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, दिमाग 50% तो पहले से ऑक्यूपाइड है। बचेगा क्या? ये सिलेबस आएगा
ये सिलेबस, ये इकोनॉमिक्स चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है, हिस्ट्री चल रही, पॉलिटी चल रही है, और सारा पानी नीचे। बड़ा सिंपल सा फंडा है जिंदगी का। सो वी जनरली फोकस, सब लोग फोकस करना सिखाते हैं, हम आपको 1 साल में सिलेबस पूरा कर देंगे, हम आप में 1 साल का आईएएस का कोर्स पूरा कर देंगे। हर कोचिंग कहती है ना, आप जाओ रिसेप्शन पे बैठी होगी, एक बड़ी बढ़िया सी बात करने वाली लड़की हो, तुमसे ऐसी बातें करेगी। देखिए आप पीछे फोटो देखिए, ये सारे 50 बच्चे हमारे यहां से बैठ के यहीं पर ही पढ़ गए। आप भी सोचेंगे अरे वाह क्या बात है, बोले 1 साल में हमारे टीचर जो हैं ये पूरा सिलेबस पूरा करा देंगे। वो तो करा देंगे, पानी में गिरा रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तुम्हारा ग्लास उस पानी को थाम नहीं पा रहा है ना। हिस्ट्री आई, खत्म हो गई, बाहर गिर गया, तुम्हारे दिमाग में एक बार ही नहीं बैठा, कहां से मौर्य, कहां से आए हो, कब चले गए। इकोनॉमिक्स के टीचर ने आया, पढ़ाना शुरू किया, और जीडीपी, जीएनपी, और ये आया सट से बाहर। कुछ समय बाद तुम साल भर बाद ब्लैंक होते हो, अरे यार हमें तो कुछ आया ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू नेवर वर्क ऑन योर कैपेसिटी। तो जब मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करने आते हो, तो जितना समय सब्जेक्ट की अथॉरिटी में तुम मुझे चेक कर चुके हो, एक सिलेक्शन वाली क्लास में मैं कहां से घुसता हूं और कहां निकलता हूं, और किस अथॉरिटी के साथ निकलता हूं कि अगले दिन बच्चे मैसेज करते हैं कि सर 30 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यू एकदम रट गया। भाई आखिर मेरी भी कसौटी तो यूपीएससी ही है ना। अगर मेरे बोले गए वर्ड्स यूपीएससी के क्वेश्चन पढ़ना, मुझे क्या चाहिए? और 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली जीएस पेपर 3 में आए हैं, और डे वाइज दिखाया है। ये भी नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूं, लोग कहते मेरे नोट से आया, मैं नोट्स भी नहीं दिखा रहा हूं, मैं डे वाइज दिखा रहा हूं। भाई इस दिन पढ़ाया था, डे वाइज, डिजिटल नोट्स है ना मेरे सारे, तो उसमें डे आ जाता है अपने आप, क्लाउड पे आ जाता है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर वो 10 अक्टूबर है तो वो 10 अक्टूबर ही रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। और न्यूज़पेपर भी उस दिन का छपता है, तो वो तो आर्काइव में आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो सवाल यह है कि वर्क किस पे किया जाना है, इस पर या इस पर? तुम्हें किस पर वर्क करना है? इस पर। अब वो कैपेसिटी क्या होती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये कैपेसिटी ही तुम्हारा, जितना तुम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करोगे, जिंदगी में बड़े से बड़ा हासिल कर पाओ। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों? क्योंकि बहुत से लोग आईएएस में जाने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। किसी तरह से एग्जाम पास कर लिया, कुछ भी है, लक फैक्टर है। लेकिन एक स्टूडेंट और भी सोचता है कि मुझे देश का कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, मुझे पॉलिसी मेकर बनना है, आने वाले समय में पॉलिसीज को मेरे नाम से जाना जाए। मैं आधार के बारे में बात कर रहा था, नंदन नीलेकनी की किताब है रिबूटिंग इंडिया, जिन्होंने भारत में आधार का टेक्निकल सेगमेंट संभाला। जब उनका इंटरव्यू देखोगे, उनकी किताब पढ़ोगे, तो उसमें एक आईएएस ऑफिसर का नाम आता है बिहार कैडर के। आधार उनका कॉन्सेप्ट था, और उस कॉन्सेप्ट को देश के लेवल पे लागू किया गया। उनको स्पेशली बुलाया गया था, नंदन नीलेकनी उनके काम से इतने प्रभावित थे कि उन्हें बुलाया गया, बोला आप मेरे साथ रहेंगे, आपने ग्राउंड पे वर्क किया, आपको लोगों के बारे में पता है। आपको पता है प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, ये भी एक आईएएस का दिमाग है। आपको पता है आयुष्मान भारत किसका कॉन्सेप्ट है? अनिल स्वरूप, आईएएस ऑफिसर। जो आज हेल्थ कवरेज की बात हो रही है, देश के जो है इतने लाखों लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिल रहा है, ये एक आईएएस ऑफिसर का दिमाग है। तो आप सोचो क्या हो, आप इतिहास में दर्ज होने जा रहे हो। ये अनिल स्वरूप साहब जो है आईएएस ऑफिसर, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट किए थे, बड़ा सक्सेस मिला, तो प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया, बोले यार एक ऑफिसर है, बुलाओ तो उसको। कैबिनेट सेक्रेटरी बोला, तो उन्होंने फोन किया, यार तुम्हें पीएम बुला रहे हैं। ये हालत होती है। बोले आप स्वरूप साहब आप प्रेजेंटेशन दीजिए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ग्राउंड पे वर्क किया था। चीफ सेक्रेटरी जो है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे थे, वो सवाल के जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। वो जब ग्राउंड पे वर्क किया, उन्होंने बताया साहब ऐसे 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 है। देखिए फिर क्या है, पूरे देश में आज लागू है, कितने लोगों की जिंदगी बच रही है। आप क्या बन सकते हैं इसके बारे में सोचिए। आज कितने किसानों को कृषि का मुआवजा मिल रहा है, उनके घर में 2 वक्त की रोटी जा रही है, उनकी फसल बर्बाद हो रही है तो उनको सरकार मुआवजा दे रही है। ये तो पहले पता था, पटवारी के आधार पर, आकलन के आधार पर मुआवजा मिलता था। कितना ले दे रहे उस पर डिपेंड करता था। आप सोच रहे हो आज आधार की वजह से हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है।
एक आईएएस ऑफिसर का दिमाग है। आज इतने लोगों को हेल्थ कवरेज मिल रही है, एक आईएएस ऑफिसर का दिमाग है। गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, लेकिन आप ग्राउंड पे वर्क करते हैं। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे यूपीएससी निकालने के लिए अपनी कैपेसिटी, आगे पूरा राष्ट्र खड़ा है, पूरा राष्ट्र खड़ा है। आज नीति आयोग भारत के लिए थिंक टैंक का काम कर रहा है, सोच रहा है। आज हम जो रियल फेडरलिज्म पे जा रहे हैं, केरल कैडर का आईएएस ऑफिसर शशिकांत जो है, जो क्या नाम है, जो केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर है, उनका दिमाग है ये। तो जो ये चीजें हो रही हैं, ये आपका काम रहेगा। तो आपको ये सोचना है कि जब हम इस सर्विस में आ रहे हैं तो बहुत छोटी सोच के साथ ना जाए कि किसी तरह हिस्ट्री पूरे कर ले, ज्योग्राफी, ये बहुत छोटी चीजें हैं। इस एग्जाम को बहुत कठिन लोगे तो आगे के एग्जाम नहीं क्रॉस कर पाओगे। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। तुम अपने आप में ये मत सोचो कि मुझे इस साल का आईएएस बनना है। ये सोचकर पढ़ाई करो कि मुझे देश का कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है। तो उसके लिए 23 साल तक तुम्हें अपनी एंट्री ले लेनी होगी। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी में जाना है तो 23 साल तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब जिसके जिसके पास ये मौका है वो जान लगा दे। और वहां पर भी तुम्हें डिस्टिंग्विश कैरियर रखना पड़ेगा, यानी कि आप जब फील्ड में जाओ तो आप अच्छा काम करो। तो कब कर पाओगे? जब कैपेसिटी बिल्डिंग तुम्हारा डीएनए लेवल पे हो जाएगा, तुम्हें आदत हो जाएगी एडॉप्ट करने की, एडॉप्टिव हो जाओगे। तो पहली चीज क्या होती है कैपेसिटी बिल्डिंग की? एडॉप्टिव। अच्छा, ये ज्यादा पानी ग्रहण क्यों नहीं कर पाएगा? बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये ज्यादा पानी ग्रहण क्यों नहीं कर पाएगा? जैसे मैं और पानी डालू इसमें, बाहर गिर जाएगा। ये ज्यादा पानी ग्रहण क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं है क्षमता इसकी? पहले से भरा हुआ है। अच्छा, अगर मैं एक बलून ले लूं, ध्यान से सुनना, एक मजबूत बलून ले लूं और उस बलून में पानी डालूं, तो इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा पानी डालूंगा तो बाहर गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं एक गुब्बारे में पानी डालूं तो वो और बड़ा हो जाता है। वो पानी को ग्रहण कर लेता है ना, वो पानी को ग्रहण कर लेगा। और पानी डालूं वो और बड़ा हो जाएगा, वो और ग्रहण कर लेगा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहां है? कैपेसिटी की। इस रहस्य को तुम समझ गए तो आज से जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। किस बात पे डिपेंड है? कहां डिपेंड है? ये आज तुम्हारी लाइफ की सबसे चेंजिंग, बहुत अपने आप को बदल देने वाली क्लास है। प्रॉब्लम कहां है? अगर मैं ये बताओ, अगर मैं एक मजबूत बलून ले लेता हूं, गुब्बारा, उसमें ये पानी डालता हूं गायब, इसमें ये पानी डालता हूं, इससे ज्यादा वो है ना और बड़ा हो जाएगा बलून, हो जाएगा ना, वो पानी को ग्रहण कर लेगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इसकी नहीं है लेकिन बलून की है। क्यों? प्रॉब्लम कहां है? मटेरियल में। ये रिजिड है। क्या है? रिजिड है। और बलून क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब अब जो मैं तुम्हें सिद्धांत सिखाने जा रहा हूं कि जिंदगी में कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अगर आप क्षमता निर्माण करना चाहते हैं, एक बात याद रखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, नम्य रहना पड़ेगा। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एडॉप्टिव। आप अपने चीजों को, अपने चैलेंजेस को कैसे एडॉप्ट कर लेते हैं। और बस यही माइंड सेट है। फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे दिमाग में कहां है? माइंड सेट। एक्चुअली क्या होता है, हम अपने दिमाग को इसी की तरह कठोर कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। हमसे नहीं हो पाएगा। आपने ये माइंडसेट है, ये आपका माइंडसेट है, ये आपका घेरा है माइंडसेट का, ये आपका माइंडसेट है। किसी भी चीज के लिए, जॉब पे जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी नए एनवायरमेंट में आए हैं, तो हम बिल्कुल इसी तरह से, हमें ये सिखाया गया हम ऐसे ही हैं, हम भाई साहब ऐसे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे अपने आप को, खत्म हो जाओगे, निपट जाओगे। बलून क्या कहता है? छोटा सा होता है, पानी डालते जाते हो वो क्या होता है? बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और अपनी महत्तम क्षमता तक वो पिद्दी सा दिखेगा, इससे छोटा दिखेगा बलून। इतना बड़ा बलून हो तो पता चला इसके जैसे 2 लीटर पानी वो खा जाएगा।
छोटा सा बलून होगा, अब अभी यहां पे होता तो मैं आपको दिखाता, आप पानी डालते जाओ बड़ा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मटेरियल है वो इलास्टिक है, वो एडाप्टिव है। छोटा सा दिख रहा है, कुछ खास नहीं दम है, एकदम हल्का सा दिखता है ना, ये तो ग्लास बड़ा भारी है। तो जो अहंकार होता है, ये अहंकार है हमारा, ये घमंड है हमारा, ये फिक्स माइंडसेट है। भारी बहुत होता है यार ये। अच्छा, बलून अभी हाथ से छूट के गिर जाए टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल है। अभी ग्लास छूट जाए तो टूट जाएगा। तो जब अहंकार को चोट लगती है ना, अहंकार टूटता है। और अगर ये स्टील का होता तो जहां गिरता वहां चोट लगती। तो जब अहंकार किसी के ऊपर गिरता तो उसको चोट पहुंचाता है। दोस्तों के साथ बदतमीजी करते हैं, माता पिता के साथ बदतमीजी करते हैं, टीचर के साथ बदतमीजी करते हैं। अरे पढ़ाया नहीं तुमने, हम आईएएस बने। वो दशानन के 10 सिर घूमते रहते हैं उसके साथ। तो या तो तुम टूट जाओगे अहंकार में, और या तो जिस पर गिरोगे उसको नुकसान पहुंचा दोगे। तो बलून के साथ ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है? ग्रहण करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। तो बी फ्लेक्सिबल विद योर माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है? एडॉप्टिव क्या है? नए एनवायरमेंट को एडॉप्ट कर लेना। जैसे अपने अतीत के बारे में लिखो। आज अपनी जो तुम्हें हैबिट डायरी दी, अपने पास्ट के बारे में लिखो। सभी लोग अपना पास्ट तो जानते होंगे, मुझसे भले चाहे बात कर लो ऐसा ऐसा, लेकिन अपना जानते हो। शुरू करो 8th 9th से शुरू करो। वो कौन कौन सी कंडीशन थी जिसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया, या तुमने उस कंडीशन में अपने आप को पढ़ने नहीं दिया? आप लिखो उसको, क्या थी, कौन सी हैबिट्स थी। जैसे मैं जब 10th में गया तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, तो मेरे टीचर कहते थे ये मेरिट में आना है। मुझे पता नहीं कहां से क्रिकेट खेलने की लत लग गई, और मैं चोरी छुपे भागता था। मतलब घर के पीछे वाला जो है दरवाजा खोल के और वहां से फांदते हुए निकल जा। इतना क्रिकेट खेलता था, क्या बताएं, पागल हो गया था क्रिकेट के चक्कर में। 5-6 महीने नशा ही एकदम भयानक। सुबह 5 बजे ग्राउंड में पहुंच जाता था, रात में 9 बजे भी खटर खटर बॉलिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। ऐसा लगता है कि बस संसार में यही है और कुछ नहीं है। तो हर किसी का एक कारण मौजूद होता है। तो वो कारण क्या रहा है, ये जानने की कोशिश करो सभी लोग। जितनी डेप्थ में ये बात आज समझ जाओगे, मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स डालता रहूंगा और तुम उसको ग्रहण करते रहोगे। और अगर तुम ये हो, इस क्लास में बहुत से लोग बैठते हैं, किसको नहीं बताया कि सिलेबस सबसे जरूरी है? सिलेबस रोज लेकर आना है। मेरी आज यूट्यूब की 50 वीडियो देख लो, 50 में बात की। पीवाईक्यू के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 50 वीडियो में मैं बात बोल चुका हूं। 50 बार एक ही बात बोल रहा हूं, उसके बाद पूछता हूं कि ये टॉपिक कहां है, और आप कहते हो कहां है। इसका मतलब मैंने तो पढ़ाया, आपका गिर गया भाई साहब। सिर्फ इसमें 1 या 2% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडॉप्टिव होते हैं, वो अपने आप को बदलते हैं। बहुत आसान है यूपीएससी। केवल 50,000 स्टूडेंट का कंपटीशन है। 50,000 स्टूडेंट ही ऐसे हैं इस पूरी भीड़ में जो सीरियस नहीं, जो एडॉप्टिव है। सीरियस तो मुंह बना के बहुत से लोग घूम रहे हैं। चलो तुम्हें दिखाता हूं तैयारी के नाम पे, दरवाजे पे लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब मी। मैं हमेशा ऐसे मुंह बना के घूमते रहेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, नहाएंगे नहीं, ऐसा लगेगा मैं 14 आवर्स से क्या करेंगे, 4 कलर का हाइलाइटर लेके हर बात के नीचे अंडरलाइन करते रहेंगे। पूरी किताब ही उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनको ये नहीं पता इसमें इंपॉर्टेंट क्या और नॉन। हर किताब को ये लाइन वाली पीली, ये वाली जो है गुलाबी, ये वाली जो है नीली। मतलब पब्लिशर भी ना जान पाए कि हमने ओरिजिनल छापी किस कलर में थी। और है वीडियो मेरे पास है। तो इसको थोड़े, अब तुम 14 घंटा कुर्सी पे बैठे हो, अंडरलाइन किए जा रहे हो, उससे तुम्हें कोई फायदा है? अब यही पर तो, क्योंकि वो फिक्स माइंडसेट है, स्कूल में ऐसे पढ़ के आए। तो फ्लेक्सिबल माइंडसेट क्या कहेगा? लेट्स स्टार्ट। पहले देखिए क्वेश्चन आता कैसा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, शोध करते हैं हम पहले। हम उसके हिसाब से खुद को बदलेंगे। स्टूडेंट नहीं बदलता है, उसको लगता है कि हम बैठ गए कुर्सी पे, अब अंडरलाइन करते रहेंगे और हम आईएएस बन जाएंगे। मैंने देखा लोग योजना पढ़ते हैं, हर लाइन के नीचे लाइन मार देते हैं। अरे भाई, हर चीज इंपॉर्टेंट है तो छपे रहने दो उसको मैगजीन में। उन्होंने खुद को बदला, उसके बाद कहते हैं मैं 14-14 घंटे पढ़ता हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। नहीं होगा भाई, क्योंकि आप इस शब्द को नहीं समझ पाए कि ये फ्लेक्सिबल माइंडसेट होता क्या है। तो आज छोटा सा तुम्हें काम करना है कि आपको अपने अतीत के बारे में लिखना है। वो कौन कौन सी हैबिट्स थी, वो कौन कौन से सिचुएशंस थे, वो कौन सी तुम्हारा टेम्पटेशन यानी लालच था जिसने तुम्हें
टेंथ में टॉपर नहीं बनने दिया? किसी का ऐसा था कि टेंथ में टॉपर नहीं बनने का सपना था? सबका था ना कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, घर में मिठाई बटेगी। क्योंकि जिंदगी में जो सबसे बड़ा एग्जाम भारत में माना जाता है वो टेंथ है। आईएएस वाईएएस तो बात की बात है। हमें जिंदगी का जो सबसे कठिन एग्जाम लगता है, जिसमें पूरा घर बहुत सीरियस होता है, वो जब आप टेंथ में आ जाते हैं, है या नहीं है? पूरे घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। टीवी कम चलती है, घर में लोग पीटे जाते हैं, पूरा हल्ला हो जाता है। बोर्ड है इस साल, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। रिश्तेदार भी पूछते हैं बोर्ड है इस साल? हाँ इस साल बोर्ड है। होता है कि नहीं? आपको भी इतनी बार सुनाई पड़ता है, आपको लगता है कि भाई कुछ बहुत कठिन होने जा रहा है। किसको किसको ये फील हुआ टेंथ के बोर्ड में? उस समय लगता था कि संसार में इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। तो आपको भी तो मौका था, लेकिन आप क्यों मुंह के बल गिरे? मैं तो हर घर में कोई नहीं सुना आईएएस की तैयारी कर रहा है या आईआईटी, बात की बात है। लेकिन जब बोर्ड जिस घर में होता है, ऐसे होता है, अच्छा आप लोग शादी में आ रहे हैं, अच्छा वो छुटकी का बोर्ड है, अच्छा छोड़िए उसको, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। सबसे पहले बोर्ड वाले की बात होती है। आपसे भी पूछा जाता होगा, अरे बोर्ड है क्या? अच्छा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, ऐसे बोलते बोलते हम दिमाग में घुसा देते हैं। अब हमें यह सोचना है कि आखिर हमें यह मौका मिला तो हम कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि मैं आगे चलकर साल 2 साल आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन दिक्कत वही है, सिलेक्शन वाली क्लास अकेले ही तुम्हारा सिलेक्शन करा देगी। ये जा रहा है लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं गिर रहा है। तुम बाद में कहते हो सर कहां से कहां चले गए। वो वही रीजन है। इसीलिए इतनी सुबह उठ के मैं आ रहा हूं और आपको बुला रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को तैयार करना था। आने को तो बहुत लोग आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। देखो ये भी एक माइंडसेट है कि भाई गुरु ज्ञान तो दे रहा है, चल के भाई यहां पे जगह है, बैठ सकते थे। मैंने किसी को रोका? नहीं रोका। नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो मुझसे कह रहे हैं कि फ्लो स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस समय लोग सो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ 4 लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास। अगर तुम फ्लो स्टेट में हो तो तुम्हें उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठने का टारगेट दिया है, 5 बजे उठने का टारगेट दिया है। तो जो गलती तुम 10th में कर चुके हो, 12th में कर चुके हो, अगर तुम आज भी वही गलती दोहरा तो यू आर नॉट इन द फ्लेक्सिबल माइंडसेट। तुम बहुत रिजिड हो। मुझसे बोला गया ना फ्लो स्टेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 से 10 बजे का टारगेट दिया था। गारंटी के साथ कह रहा हूं आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग सो रहे हैं। तो ये है वो चीज, हम सक्सेस के फॉर्मूलों के साथ साथ हम फेलियर के फॉर्मूले भी डील करते हैं। तो मेरे साथ जब आप तैयारी करते हैं तो मैं आपको तैयार करता हूं। मेरा सिद्धांत एनएलपी का बहुत क्लियर है कि अगर मैं तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ा दूं और तुम्हें कैपेसिटी बढ़ाना सिखा दूं, तो तुम ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, आने वाले समय में जो भारत की चुनौतियां उसको भी एक्सेप्ट कर पाओ। क्योंकि मेरा पर्पस बहुत क्लियर है, सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराना है। जब तुम फील्ड में जाओ तो तुम एक ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जिसके नाम के साथ पॉलिसीज जुड़ी होनी चाहिए। और हैं ऐसे लोग। अगर आज बांदा में पानी का संरक्षण हो रहा है तो उसके पीछे भी एक आईएएस ऑफिसर है। अगर जल संरक्षण परियोजनाओं को अगर सरकार, ये सब ऑफिसर्स करते हैं यार, ये फील्ड वर्क करते हैं, ये डाटा जुटाते हैं, और इन्हीं को फिर जो है क्या होता है, नेशनल लेवल पे लागू कर दिया जाता है। वो तभी कर पाओगे ना जब तुम्हारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तभी तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्षमताओं का हमें निर्माण करना है। जितनी ज्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए यूपीएससी, लास्ट में तो कह रहा हूं, बाहर से देखोगे तो 13 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। अंदर देख जाओगे तो केवल 50,000 से कंपटीशन है। इससे सस्ता एग्जाम नहीं है कोई। 50,000 में तुम्हें 1,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो 50,000 कौन है? क्या उनके पास एनसीईआरटी अलग से आती है? उनका द हिंदू अलग छपता है? क्यों? उनकी विपिन चंद्रा में कुछ पेजेस ऐसे गुप्त होते हैं जो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? होता होगा। तो 50,000 लोग पास क्या एक्स्ट्रा है? अच्छा उनके पास कोई ऐसी घड़ी होती है उसमें समय रुक जाता होगा और उनका 48 घंटे के बराबर बनता होगा, ऐसा कुछ? कोई ऐसी कलम हैरी पॉटर वाली जो अदृश्य होकर आंसर लिखती हो? कोई ऐसी चीज नहीं। तो तुम्हारी तरह है क्या? सेम टाइम है उनके पास। अरे फिर ये 50,000 लोग क्या हैं? उन्होंने इस एग्जाम के हिसाब से खुद को ढाल लिया, खुद को ढाल लिया। राइट।
तो ये जो खुद को ढाल लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है जितना ज्यादा, तो इसके लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा तुमने गलतियां क्या की। तो आज तुम्हें हैबिट डायरी में क्या लिखना है? पास्ट में, और ईमानदारी से लिखना वो सारे कर्म, कुकर्म और कांड सब कुछ उसमें लिखना कि जिसकी वजह से तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। सुनहरा मौका था, तुम्हारा पूरा परिवार बोर्ड की तैयारी में लगा पड़ा था, मम्मी पापा सब देखते हो, मम्मी जल्दी उठा देती थी, अरे बोर्ड है इस साल, बोर्ड है इस साल। टीवी धीमे चलता था, इससे अच्छा मौका ही नहीं था कभी। लेकिन हम तो चूक गए। क्यों चूके? तो क्या वो चीजें हट गई हैं? वो आते चली गई? जगह बदलने से वो आते, वो तो तुम्हारे अंदर है ना। वो ये थोड़ा तुम कानपुर में रहते थे, नोएडा आ गए तो बदल गई, नहीं, वो तो वहां पे तुम्हारे साथ वो आई हैं, यहां पर भी हैं। तो आपको यहां पर क्षमता निर्माण पर फोकस करना पड़ेगा। मेरे साथ जब तैयारी करेंगे तो मैं 2 हिस्सों में काम करूंगा। जितना ज्यादा आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती चली जाएगी, अभी मान लो एक बहुत मजबूत गुब्बारा ले लूं मैं, ये 1 लीटर की बोतल तो ऐसे खा जाएगा वो। 2 लीटर डालूंगा, उसको भी 3 लीटर डालूंगा। इसका मतलब है कि अगर मेरा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मेरे माइंड की, मैं चीजों को अडॉप्ट कर लेता हूं, नए परिवेश के अनुकूल हो जाता हूं, तो फिर डालो मुसीबत जितनी डालनी, डालो इंफॉर्मेशन जितनी डालनी है, मैं ग्रहण कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से आज तुम्हें जीवन का रहस्य पता चल गया होगा। अब ये फ्लेक्सिबल माइंडसेट बनता कैसे है, ये सबसे जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले चीज होती है सरेंडर करना। ज्ञान के साथ अहंकार आता है। एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। जब रावण को समझाया गया, हे रावण, सामने जो है वो नारायण है, नारायण के अवतार हैं, बच नहीं पाएगा तू, तो क्यों ना जाके मित्रता कर ले, वो तो करुणा निधान है, वो तो दया के सागर हैं, सीता माता को वापस कर दे। जब रावण को समझाया गया, और तू तो इतना ज्ञानी है, सभी वेदों का ज्ञाता है, संसार का समस्त ज्ञान है, तो जाकर क्या कर, सरेंडर कर, और प्रभु तुम्हें जो है माफ कर देंगे, वो तो शत्रुओं को भी माफ कर देते हैं। रावण हंसा, बोले राम से मित्रता मुझे अहंकार से भर देगी, और रावण को राम की मित्रता नहीं चाहिए, रावण को अपने अहंकार से मुक्ति चाहिए। और अगर मैंने राम से मित्रता कर ली, मैं नारायण का मित्र हो गया, मुझसे ज्यादा, और पहले से मेरे पास इतना अहंकार है, पहले से मेरे पास इतना घमंड है कि मैं त्रिलोक का सबसे बड़ा विजेता हूं, मैं शिव तांडव स्तोत्रम का जो है रचयिता हूं, वेद संगीत ज्ञान विज्ञान रावण सबका ज्ञाता था। बोले पहले से मेरे पास इतना अहंकार है, अरे राम का मित्र बन जाऊंगा तो मैं उस अहंकार से और भर जाऊंगा। रावण को राम की मित्रता नहीं, अहंकार से मुक्ति चाहिए। तो ज्ञान जब हमें किसी चीज का होता है तो अहंकार अपने आप आ जाता है कि मुझे तो बहुत कुछ पता है। तुम्हें सबसे पहले सरेंडर करना होगा, सरेंडर करना होगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ी है, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। लेकिन आगे जब पढ़ते हो तो हनुमान जी के गुणों के बारे में बात होती है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, समस्त सिद्धियां, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां होती हैं सब हनुमान जी के पास, 9 निधियां हनुमान जी के पास है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान और गुणों के आप सागर हैं, यानी इससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी हनुमान जी अष्ट सिद्धियां, वो अपने लघुमा, अपने शरीर को छोटा कर सकते हैं, अणिमा सिद्धियां हैं, वो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते हैं, वो किसी भी समय कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। समस्त समस्त ज्ञान और गुणों के सागर, पांडित्य में वो है। उनके गुरु कौन थे? सूर्य, सूर्य से शिक्षा प्राप्त की। सूर्य कौन है? माना जाता है वेदों के जो रचयिता के रूप में जो पहला जो व्याख्याता वही माने जाते हैं। तो आप सोचिए, सोर्स से आपने सीधे जो है ज्ञान लिया है, वेदों का ज्ञान लिया है, आप ज्ञान गुण सागर हैं।
और उसके बाद आप कौन हैं, क्या कहते हैं? मैं रघुनाथ का दास हूं। कई वो कहते हैं मैं हनुमान हूं, कई वो कहते हैं कि मैं जो है वो आई एम द बॉस ऑफ, मैं, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, फलाना है। नहीं, नहीं कहते ना वो। हर जगह वो कैसे अपना परिचय देते हैं? रामदूत में मातु जानकी। जब अशोक वाटिका पहुंचते तो क्या कहते हैं कि माता जानकी मैं तो राम का दूत हूं, यानी मैं भगवान श्री राम का दूत हूं। हर जगह वो यही कहते हैं। रावण के सामने जाके खड़े होते, रावण को मार दे तो रावण पता नहीं कहां जा गिरे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि प्रभु, जो व्यक्ति पहले विजिट में लंका चला है उनके लिए रावण को बांध के लाना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन बोले नहीं, मेरे प्रभु, मैं तो दूत बन के, दास बन के आया हूं, मैं मार दूंगा तो फिर मेरे प्रभु की महिमा कहां जाएगी? मैं तो उनका ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी लंका जला के, तुम्हें दूषित करके जा रहा हूं, तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे पुत्र को मार के जा रहा हूं। एक आध थप्पड़ मार दू, पहली विजिट में वो उठा लाते पूरा जो है लंका। और उसके बाद भी कह मैं, मेरे प्रभु आएंगे और वो तुम पर विजय प्राप्त करेंगे, जो फाइनल जीत होगी वो उनके नाम पे होगी। मारने को वहीं मार के चले आते, बांध लाते पूछ से, कुछ नहीं, हिल नहीं पाता रावण, हिम्मत नहीं थी रावण को। हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वरदान है कि ब्रह्मपाश भी तुम्हें बांध नहीं सकता, ब्रह्मपाश भी बांध नहीं सकता, ब्रह्मास्त्र भी बांध नहीं सकता उनको। और क्या था? तो आज आप जाइए देखिए, कहते हैं ना कि राम जी की स्तुति बिना हनुमान जी की स्तुति के होती ही नहीं है। रीजन क्या है? उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें 2 तरह की चीजें होंगी, अभिमान आएगा। ये पाना आसान काम नहीं है, फ्लेक्सिबल माइंडसेट, सरेंडर करना पड़ेगा गुरु के सम्मुख, परिस्थितियों के सम्मुख और इस एग्जाम के सम्मुख। मुझे सीखना है। तुम जब ये बोलते हो कि मुझे कोर्स का पूरा करके देंगे, इस कोचिंग में कोर्स पूरा, जब ये चुटकियां बजाते हो ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि ऐसे ही भस्म होगा इसका सपना, यूं खत्म, थैनोस है ना, ये खत्म, करियर खत्म इसका। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे सब कुछ सीखना है। मैं कहां से आया हूं उस पास्ट को आज लिखकर जला देना, गलतियां लिख लेना और एक गलतियां लिख के उसको जला भी देना, ताकि एक नई शुरुआत कर सको फ्लेक्सिबल। मुझे सीखना है, क्या होना चाहिए? मुझे सीखना है। और जब आप सीखने की प्रक्रिया में होते तो आपको ज्ञान का घमंड नहीं होता है, मुझे जानना है। और जब जानना है तो जानने का तरीका क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जानना? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द लर्निंग? कितने लोग हैं? हाउ टू नो एनीथिंग? एक्सपोज करना खुद को। जानने के लिए सामना करना पड़ता है, जानने के लिए सामना करना पड़ता है। इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएंगे तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तुम क्वेश्चन करोगे। अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है? आप YouTube पे मैं भी जाओ, देखो नीचे अभी आंसर राइटिंग क्लास। सर अच्छा आंसर कैसे लिखें? अच्छा आंसर कैसे लिखें? अच्छा आंसर लिखने के लिए लिखना पड़ता है। आप पहले दिन से ही अच्छा आंसर, अच्छा मतलब कोई वो चाहते हैं कि वो जादुई फ्रेम हो, ये दिया और बस उसी फ्रेम पे उंगली चलाई और वो बन गए। वो कर्सिव राइटिंग चाहते हैं। वो अभी उनका बाल मन जो है वो यूकेजी से बाहर नहीं आया है। यूकेजी में होता है ना वो, उसके ऊपर लिखा जाता है बार बार। तो अच्छा उत्तर लिखने के लिए उत्तर का सामना करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को सामना करो, लिखना शुरू करो। सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। सर याद नहीं होता, उसके लिए नोट्स को खोलना पड़ेगा। सर बुक कैसे पढ़े? पढ़ना पड़ेगा। तो लर्निंग की पहली चीज होती है उसका सामना करना, फेस देम, एक्सपीरियंस देम। और जब ये जाओ किसी भी चीज में तो ये बोलो कि हां मुझे ये चीज करनी है। अब आप सामना क्यों नहीं कर पाते?
आप सामना क्यों नहीं कर पाते? जैसे मैं कहूं वो बाहर वाले कमरे में भूत आता है, सामना क्यों नहीं कर पाते? हम किसी चीज का फेस क्यों नहीं कर पाते? और मैं बोल दूं पीछे तो पर्दे लगे हैं, इसके पीछे मत हटाना, ठीक है, भूत है, चुड़ैल है। और 2-4 दिन वैसे वो छम छम पायल की आवाज वाज भी बजवा दी कुछ। एक दिन कुछ ऐसे सट्टे से चूहा हुआ भागा, लेकिन पर्दा हिला और आपकी हालत खराब। अब वो बैठ गया आपके मन में डर। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही सारे बच्चे निकलेंगे आप भी फट से निकलेंगे। आपको नहीं होगा चलो जो पर्दा हटा के देखे क्या है कुछ नहीं, लेकिन माहौल बना हुआ है डर। तो हम इसलिए सामना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन में बैठ जाता है डर। डर किस चीज का? अरे अभी लिख दें, हम अपना ही आंसर देख के पागल हो जाएं, फिर हमारे क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग हो जाए तो आंसर राइटिंग में हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हम कुछ ने अपने आप से कितनी गलत गलत बातें कहते हैं, इतनी गलत बातें कहते हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्यों कह रहे हैं? डर। ये डर जो है तुम्हारा समाज ने तुमने अपने अंदर बिठा रखा है, इस डर को निकाल के फेंक दो। और डर को कैसे निकालोगे? डर को कैसे निकालोगे? नहीं, सामना तब जब डर पहले ही मन में बैठा हो। डर पहले मन में होता है, डर सामने थोड़े ना होता है। एक बार तुमने हटा दिया और डर खत्म। तुम छोटे हो गए तुम्हें भी डराया गया होगा, वहां मत जाना भूत है। बड़े हुए चलेगा बोले कहां भूत है। हुआ है कि नहीं हुआ है? डर खत्म। डर को सामने फेस कर, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? जब तुम्हें डराया गया हो तुम डरे होगे, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक नहीं गए होगे वहां। क्यों? डर बैठता है मन में। डर किस चीज का? खोने का। तुम्हें बताया होगा भूत ऐसा होता है, चुड़ैल, लंबे लंबे दांत। अच्छा देखा किसी नहीं है? लंबे नाखून, उल्टे पैर, ये सब तो हमें बताया गया है। हम टीवी कार्टून सब में ये सब देखते हैं, तो हमारे दिमाग में बैठ गया। डर किस बात का? प्राण जाने का। यानी जब हमारा कुछ स्टेक पे लगा होता है तो हमें डर लगता है। तो आप क्या करो, स्टेक हटा दो। तुम्हारा स्टेक क्या है? फेल हो गए तो, नहीं सीखा तो, यूपीएससी नहीं निकला तो, ये तो आप करते रहते हो। इसको निकाल के फेंक दो। लर्न इट। हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे। हम सीखेंगे। तो जब ये डर निकाल दोगे, अरे हम कह रहे हैं एक लाइन लिखेंगे आंसर राइटिंग, 0 से तो एक अच्छा होता है ना। कोई बात नहीं है, हम लिखेंगे। हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ना करने से ऑब्जेक्टिव। निगेटिव मार्किंग आने दो, पता तो चल गया कहां निगेटिव मार्किंग आ रही है, कौन से कर्म थे और कौन से कांड थे। ये वाले क्वेश्चन का हम नहीं, इसको दोबारा पढ़ेंगे। हम एक ही क्वेश्चन ढंग से कर लेंगे, समझ जाएंगे, हमारा निगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा। सो फेस इट एंड बी फ्लेक्सिबल। सर ये बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं आप सर, सिलेक्शन वाली क्लास समझ में नहीं आ रही है सर, न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कर रहे हो? इसको और मजबूत कर रहे हो। ए बेटा तू इतना मजबूत हो जा कि कभी गलती से भी इसमें 1 मिलीलीटर पानी और एक्स्ट्रा ना आ पाए। तो ये तुम तैयारी कर रहे हो। अब हम क्या होते हैं, हम आते हैं जोश के साथ। चलिए आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। तुरंत एसपी सर आए, आज हम हिस्ट्री पे डिस्कशन करेंगे, आज हम न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे। हम किए जा रहे हैं, हमारे मुंह से ज्ञान की धारा बहे जा रही है। और क्या हो रहा है? यहां बाबू के दिमाग से ओवरफ्लो हुए जा रहा है। बाबू बैठे, उनका दिमाग पहले से ही 50% पहले कूड़ा लेके बैठा हुआ है। अब फिर हम कहते हैं यार रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर यही बाबू हमारा मुंह खोल के पूछते हैं आपकी कोचिंग से कितने सिलेक्शन हुए? एलियन पढ़ाता तो होते भी, तुम्ही को पढ़ा के सिलेक्शन कराना ना। तुम्हारे पीछे हम 1-2 साल पागल हुए पड़े थे और तुम्हारे दिमाग में तो पहले से कूड़ा भरा है। तो ये हमें, मेरे साथ सब्जेक्ट में तो किसी को डाउट रह नहीं गया कि मैं कहां से कहां तक पढ़ाता हूं, ठीक है, सालों से सुनते चले आओ। कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक टॉपिक उठा के दे दो, बोले सर इसको बेसिक से बेसिक, मतलब जगह ना अणु स्तर पर पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले जाके जोड़ दीजिए हायर लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि एग्जाम ना मुझे देना है ना मुझे लिखना है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एग्जाम देना किसको है? वो टीचर बड़ा अच्छा है, वो कोचिंग बड़ी अच्छी है, उस कोचिंग के बड़े फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर हैं,
इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? टीचर बड़ा हैंडसम है, आजकल ये सब भी चल रहा है, टीचर बड़ी ब्यूटीफुल है। ए भाई साहब, ये कैसे एग्जाम में इससे मार्क्स तुम्हें कैसे मिलेंगे? तुम कहां किस दुनिया में जी रहे हो भाई? यहां केवल तुम्हारी क्षमताओं का टेस्ट होगा। किसकी? तुम्हारी। तो जहां टीचर से कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, जहां पर टीचर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, ये पर्सनल मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है। जहां टीचर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, वहां पे तुम्हें काम करना चाहिए। हाँ, मेरे ऊपर काम हो रहा है, मुझे चीजें बताई जा रही हैं, तो दैट्स द थिंग जहां पर तुम्हें ये चीजें सोचने की जरूरत है। क्लियर है? नहीं तो ऐसे ही हम साल भर पढ़ाते रहेंगे, 2 साल पढ़ाते रहेंगे, तुम्हारे दिमाग से चीजें। आज का जो सेगमेंट है वो हमें समझने की जरूरत है। आखिर क्या रीजन है कि साल भर से पढ़ाने के बाद उन्हें सिलेबस याद नहीं है? जबकि मैंने कितनी बार बोला कि हर सैटरडे बैठ के सिलेबस रिवीजन किया करो, हर दिन न्यूज़पेपर से इसको न्यूज़पेपर उठाओ और सिलेबस के साथ जोड़ना शुरू करो। ये शायद तुम लोगों ने भी 50 बार मेरे मुंह से सुना होगा, बताने के बाद नहीं हो पा रहा जिसको और मैंने कहा 2 स्टेप जिसका गया वो गया। सिलेबस और पीवाईक्यू पे तुम्हारी कमांड नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। फिर तो यूपीएससी टूरिज्म का मजा लीजिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी कम स्टूडेंट हैं, डांट वाट बहुत पड़ती है। च्यवनप्राश नाम का एक हथियार भी हमारे साथ चलता रहता है मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो हम तो वो लग्जरी वाले हैं नहीं। तो लग्जरी वाले तो अलग कोचिंग है, जहां आपको एंजॉयमेंट कराया जाएगा, टूरिज्म के साथ जाएंगे, आप आएंगे जाएंगे, फीस जमा करेंगे, सुंदर बस्ता किताबें आपके कमरे में छोड़वा दी जाएंगी। इसके बाद आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमें कोई मतलब नहीं। तो अब हमें यहां पे ध्यान देना है। सो हमारा कोर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, क्षमता निर्माण। आज से हम शुरू करते हैं अपनी एक नई लाइफ। पास्ट की मेमोरी को बर्न करो, खत्म करो उसको, और पूरा फोकस करो मेरा माइंडसेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और ये बार बार तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि सालों तुमने प्रैक्टिस करके इसको मजबूत किया है, तो बार बार आएगा। जैसे मैं तुम्हें कोई नई चीज पढ़ाऊंगा, अरे यार, एक दिमाग में आता है, अरे यार, अरे यार, इकॉनमी शुरू नहीं की, अरे यार ये नहीं किया। तो जैसे वो आएगा, इसका मतलब है अपने आप को एक अलार्म बजा देना कि मामला खराब है, मामला खराब हो गया है, कि मेरा दिमाग मुझसे रिजिडिटी मांग रहा है। मुझे क्या करना है? सरेंडर कर दो। हनुमान जी का अध्ययन करो, कहीं पर वो नहीं लिखते अपना इंट्रोडक्शन, कहीं नहीं देते हैं। जब पहली बार भगवान श्री राम से मुलाकात होती तो वो कहते हैं कि मैं तो महाराज सुग्रीव का मंत्री हूं। वो ये नहीं कहते हैं कि आम पवन पुत्र, मैं सूर्यदेव का शिष्य हूं, मैं सभी निधियों का दात, नहीं। वो पहली बार भगवान श्री राम को अपना परिचय क्या देते हैं? मैं सुग्रीव का मंत्री हूं। दूसरी बार जब माता जानकी के पास जाते हैं, मैं रामदूत हूं। पूरे टाइम वो क्या बताते हैं? जब विभीषण से मुलाकात होती है तो क्या है? मैं दास हूं, मैं सेवक हूं। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार एक को हुआ रावण को, उसका हश्र आपने देख लिया। सोने की लंका, सभी ग्रहों को उसने बांध के, शनि को पैर के नीचे बांध रखा था, सारे ग्रहों को बंदी बना के रखा। ज्योतिष का इतना बड़ा प्रकांड विद्वान था कि ग्रहों को ही घुमा दिया। कुबेर आके खजाना भरता था, पुष्पक विमान था हवा में उड़ने वाला। तो अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन यहां पर कहानी क्या है कि एक के पास समस्त शक्तियां थी। रावण को एक घूंसा युद्ध में मार दे, बोले चलो एक एक थप्पड़ की लड़ाई हो जाए, एक एक घूंसे की लड़ाई हो जाए। रावण जो इतना शक्तिशाली था, हनुमान जी का एक घूंसा पड़ा, उसको थोड़ी देर बाद वो उठा है, चेतना उसको आई, बाप रे बाप। बोले एक घूंसे में मुझे मूर्छा आ गई है, तो अगर ये आदमी लड़ने पा जाए तो क्या मेरा हालत करेगा? खाली घूंसे में मुझे चक्कर आ गए। ये स्थिति है। उसके बाद भी हनुमान जी कहते नहीं, तुम्हारा वध तो श्री राम करेंगे, मैं तो उनका दूत हूं। तो तुम्हें ये बताने आया हूं कि अगर दूत के घूंसे में तुम्हें चक्कर आ रहे बेटा, तो आगे तुम्हारा घन चक्कर तय है। तो एक को अहंकार था, मारा गया। एक कभी अहंकार को नहीं पलने दिया, तो आज हम, कोई भी मुसीबत होती है, क्या कहते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। कहते हैं ना, तो ये जीवन का दर्शन है कि जब भूत पिशाच से भी डर लगता है तो किसका हम नाम लेते हैं?
हनुमान जी का। तो सिंपल सी एक घटना है, आपको लर्न करना है। जो चीज बताई जाए, अपने गुरु पर विश्वास, हमेशा विश्वास। तो जब तक हनुमान जी को क्या था, आपने देखा इतने महाशक्तिशाली, लेकिन जब बैठे थे, जब 100 योजन समुद्र पार करना था, तो बैठ के रो रहे थे ना कि अब ये पता चल गया, जटायु के भाई ने बता दिया कि माता सीता को वहां लंका ले जाया गया है, रावण लेकर गया है। वहां रो रहे हैं बैठ के, एकदम उदास है कि कैसे ये समुद्र कैसे लांघू। तो जामवंत आते हैं, बोले तुम भूल गए तुम कौन हो? बोले क्या कौन हो? बोले तुम्हें एक श्राप मिला था, तुम वो हो जिसने सूर्य को फल समझ के निगल लिया, दौड़ पड़े खाने के लिए। ये 100 योजन समुद्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं, एक छलांग मारोगे उधर चले जाओगे, पवन पुत्र हो तुम। तो इसका मतलब क्या है? चेतना। शक्तियां कहां होती हैं? कई लोग इसको माइथोलॉजी के रूप में ले सकते हैं, कई और धर्मों के विश्वास हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है चेतना, कि हमारी चेतना कहां तक जा रही है। अगर मेरी चेतना इस स्तर तक जा रही है कि शक्तियां मेरे अंदर है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं किनारे बैठा हूं कि कैसे जाऊं। किसी को कह रहे अरे पत्थर डाले, क्या करें, पुल बनाए, कैसे क्या करें। सबकी बुरी हालत है, दिन खत्म हो रहे थे। महाराज सुग्रीव ने कहा कि जो भी माता सीता का पता लेके नहीं लौटेगा उसको प्राण देने होंगे। तो वहां विलाप शुरू हो गया कि अब तो हमारे मरने की बारी आ गई है, अब तो हम जीवित नहीं बचेंगे। तो जामवंत आते हैं कि तुम क्यों विलाप कर रहे हो? लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब तक हमें अपनी शक्तियों का अंदाजा ना हो, हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं। तो बिलीव करो। अब जब उन्होंने बिलीव कैसे हुआ? तो जब वो उड़े तो उन्होंने क्या कहा? जय श्री राम। अर्थात जिस पर उनकी आस्था टिकी है उससे उनको विश्वास मिला। तो जब माता जानकी के पास वो पहुंचे अशोक वाटिका में, तो बोले तुम तो एक वानर हो, छोटे से हो। उस समय लघुमा रूप में थे, अपने शरीर को जितना चाहे छोटा कर सकते थे। तो बोले तुम बेटा ये दशानन, इतना बड़ी सेना, इतने उसके पराक्रमी पुत्र, इतना कैसे करोगे? बेटा मुझे शक हो रहा है। माता जानकी ने कहा बेटा मुझे शक हो रहा है, मुझे शंका हो रही है कि तुम ये तो छोटे से वानर हो, ये तो इतने दुष्ट राक्षस हैं, तो तुम्हें चीर फाड़ देंगे। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरी आस्था किसमें है? प्रभु श्री राम में। आप किसी भी धर्म को मानते हो, मैटर ये नहीं है, हम हमेशा अपनी आस्था को एक हायर पॉइंट पे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि माता आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं किसका दूत हूं? मेरे ऊपर आशीर्वाद किसका है? प्रभु श्री राम का। तो बोले अब आप चमत्कार देखिए। फिर जो शरीर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, उसके बाद देह अशोक वाटिका की ऐसी की तैसी, फलाना ढिकाना, मेघनाथ को आना पड़ा। और ब्रह्मपाश भी बांध नहीं सकता था, उनको मिला हुआ आशीर्वाद की बांध ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं मैं अपने ब्रह्मदेव का अनादर नहीं करूंगा। तो बंध गए, हाथ ऐसे जोड़ ले, बोले बांध दीजिए आप। बोले आपका अनादर नहीं होना चाहिए। उनको आशीर्वाद है कि उनको ब्रह्मपाश भी नहीं बांध सकता। मेघनाथ को वही निपटा देते, वो अकेले वही सारा जो है वो रामायण उन्हीं की हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या महत्व? जब भी आप अपने गुरु, अपने टीचर, अपनी क्लास के साथ जुड़े, तो वहां कोशिश करें कि संपूर्ण श्रद्धा के साथ जुड़े, शंका नहीं होनी। क्योंकि श्रद्धा क्या करेगी? आपको शक्ति देगी। जब आप किसी चीज में अपनी लगन लगाते हैं तो आपको शक्ति मिलती है। ये शक्ति क्या करती है? आपकी चेतना को जागृत करती है। आज की क्लास थोड़ी आध्यात्मिक हो सकती है, लेकिन ये आपके जीवन की क्लास है। क्योंकि मेरी आपकी जर्नी केवल यूपीएससी क्रैक करने की नहीं है, आपकी जर्नी बहुत लंबी है। एक शानदार प्रशासक बनने की, एक बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने की है। भारत के चैलेंजेस कम नहीं होंगे, भारत के चैलेंजेस और विकट और खतरनाक होंगे। कल जेमिनी ने अपना चेहरा दिखा दिया, चैट जीपीटी 5 अपना चेहरा दिखा रहा है, अभी रोबोट्स आने बाकी हैं, वो अपना फेस दिखाएंगे। आने वाले समय में समस्याएं मानवता के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, ह्यूमैनिटी के खिलाफ। ह्यूमन वर्सेस रोबोट्स की लड़ाई शुरू होने जा रही, मशीन। तो आपके चैलेंजेस इतने विकराल होने जा रहे हैं, इतने विकट होने जा रहे हैं, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ऐसे राक्षस से लड़ने जा रहे हैं जिसको आप पैदा कर रहे हैं। आज हम उसमें खूब मजे से फीडिंग कर रहे हैं,
लेकिन ये राक्षस कल हमें खाएगा। राइट। आने वाले समय में साइबर क्राइम्स ये सब इतने बढ़ेंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा कि कैसे पकड़े इनको। कल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि अपनी फोटोज मत दें एआई को, जारी हुई ना एडवाइजरी, और हम ही तो दे रहे हैं उसको। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये डाटा सेफ नहीं है, दूसरी कंपनियों के पास पड़ा हुआ है, तो आपके चैलेंजेस बहुत बढ़ने वाले हैं। अब आपका चैलेंज छोटा मोटा वो पुराना नहीं रह गया है, तो बी रेडी फॉर दैट चैलेंजेस। तो वो कब कर पाओगे? जब आप एडॉप्टिव होगे, जब आप फ्लेक्सिबल होगे। तो मैंने आज बात की कि विश्वास जब आप किसी चीज में करते हैं तो आपको मिलती है शक्ति। जब आपको मिलती है शक्ति तो आपकी चेतना होती है जागृत, और जब चेतना जागृत हो जाती है तो फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जब हनुमान जी की वो विलुप्त चेतना जागृत हुई, अरे मैं तो पवन पुत्र हूं, मैं सूर्य तक पहुंच गया, तो भाई इस कंडीशन में मेरे लिए 100 योजन क्या है? कुछ नहीं, एक छलांग बराबर है। लेकिन जब वो छलांग लगाते हैं तो क्या कहते हैं? आई एम, जैसे विदेश में बोलते हैं सुपरमैन, ही मैन, लेकिन वो क्या बोलते हैं? जय श्री राम। यानी वो अपने आराध्य को याद करते हैं, जहां से वो शक्ति ले रहे हैं। और ये पूरे जीवन पर्यंत चलता है। जब वो लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, शक्ति लगी, तो सुबह तक हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लाना है, जा रहे हैं वेग से उड़ते हुए, तो रास्ते में एक राक्षस उनको बरगलाता है ऋषि बन के कि आओ यार थोड़ा आराम करो, जा रहे हो। क्या बोलते हैं वहां भी? क्या बोलते हैं कि मैं राम काज से जा रहा हूं। ये नहीं कहते कि आई एम गोइंग फॉर टेकिंग द मेडिसिन और ये सब मैं लेने जा रहा हूं, नहीं, मैं राम काज से जा रहा हूं। विश्राम मुहि कहां विश्राम, यानी मुझे विश्राम करने की अनुमति नहीं है। जा कौन रहा है? हनुमान जी जा रहे हैं। शक्ति किसकी? हनुमान जी की। लेकिन वो अपने नाम पर कोई बिल ही नहीं फाड़ रहे। वो कह रहे हैं कि मुझे विश्राम करने की इजाजत नहीं, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं राम काज से जा रहा हूं। निकल पड़ते हैं वहां से। आगे भरत जी देखते हैं कोई उड़ता हुआ आ रहा है आकाश में, इतना तेज चमचमाता हुआ, तीर लगाते हैं, वो नीचे बुलाते हैं, बोले आप कौन? कैसे अयोध्या के आकाश मार्ग को आपने कैसे क्रॉस किया? वहां भी क्या परिचय दे रहे हैं कि मैं तो राम काज से निकला हूं। जैसे ही राम का नाम सुना चरणों में, फिर राम का नाम लिया। तो ये महत्वपूर्ण क्या है? वो कहीं पर भी अपना परिचय नहीं दे रहे हैं कि आई एम हनुमान, आई एम पवन पुत्र एंड XYZ, नहीं, हर जगह वो क्या कह रहे हैं कि मैं राम का सेवक। क्या फर्क हुआ? अभिमान उनको पता था कि अहंकार अगर आ गया तो आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो हमेशा वो अपनी शक्ति का स्रोत किसे मानते हैं? राम जी को। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इसको समझने की कोशिश करना। तो अहंकार का भाव उनके अंदर नहीं आता। रावण अपनी शक्ति का स्रोत किसे मानता है? स्वयं को। तो अहंकार के भाव से भर जाता है, सारे पुत्र मारे जाते हैं, भाई मारे जाते हैं, और आखिरी में सोने की लंका ऐसी तैसी। तो आगे से याद रखिएगा, अपने गुरु, अपने संस्था, इन सब पे बहुत विकट विश्वास रखना है आपको, भयानक तरीके से एकदम जुड़े रहना है, विश्वास प्राप्त करना। और हमेशा ये इतना आसान नहीं जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। बार बार ये डर आपके सामने आकर बैठेगा, इसीलिए हनुमान जी का नाम लिया। ये डर बैठेगा, हम आंसर क्यों लिखें? अभी क्यों लिखा रहे हैं सर? मुझे लिखने के लिए बोल दिया, मुझे नोट्स बनाने के लिए बोल दिया, मुझे क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया। बट इस आज जो मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया उसको जीवन पर्यंत याद रखना, क्योंकि इतने वर्षों में मैंने देखा है कि हम कितनी भी मेहनत से पढ़ा लें, आखिरी में वो सब कुछ बाहर छलक के गिर जाता है। बहुत तकलीफ होती है जब हम पढ़ाने के पश्चात छोटा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट उसका जवाब नहीं दे पाता, बहुत तकलीफ होती है। जब आप खड़े होते हैं 1 घंटा ना पानी पिए बिना, आप जब बोलते हैं, यहां दर्द होता है बहुत तेज। जब क्लास से निकलते हैं तो यहां बहुत पेन होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है, बहुत खिंची हुई शरीर होती है, क्योंकि हम तो बहुत हाई एनर्जी में पढ़ाते हैं। आप हमसे पूछिए, जब सोफे बैठते तो इतना तेज पेन होता है,
और इतना पेन बियर करने के बाद, वो हमारी ड्यूटी है, उसको करने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है उसको कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार मैं 1 महीने तक आपके दिमाग को पूरी तरीके से प्रिपेयर करूंगा। आगे जर्नी बहुत आसान है। अब 20 में से 19 क्वेश्चन जब सीधे सीधे आ गए, अब क्या और मैं प्रमाण दूं? ऐसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, बीपीएससी में बताइए। और मैं अब प्रमाण देने का मन ही नहीं करता। स्टूडेंट खुद मुझे फोटो खींच खींच के भेज रहा है। क्लब प्रोग्राम में 10,000 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाना है, बोल दिया वो क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मन अब व्यथित है कि जिसको पढ़ा रहे हैं वो प्रिपेयर क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। तो मैं इस अपने साथ यही काम करने जा रहा हूं कि जो जो मेरे साथ जुड़ना है वो जुड़ेगा और उसको मैं तैयार करूंगा। और आपको भी समर्पण भाव से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूं अभी जो जनरेशन कोविड के बाद आई है वो बहुत विश्वास की बहुत कमी है उसके अंदर। वो खुद पे भी अविश्वास करता है और सामने वाले पे भी। गुरु शिष्य परंपरा टूट चुकी है और भारत की धरती में गुरु शिष्य परंपरा बहुत गहरी है। तो जिस पर विश्वास करो, मैंने आज बताया, विश्वास करोगे शक्ति जागृत होगी, चेतना जागृत होगी, तुम अपनी शक्तियों को रियलाइज कर पाओगे। हनुमान जी बेस्ट एग्जांपल है कि पावर लाई विद इन। शक्ति कहां होती है? हमारे अंदर होती है। कल मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि हमें मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन ढूंढना है। आज हमें जब संकट आता है तो हम कहां जाते हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्या कहते हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, कि मेरे संकट कटे, मेरे दुख कटे, जो सुमिरे, यानी कि जो महावीर हनुमान का नाम लेते हैं। तो वो क्या है? वो इंस्पिरेशन है। वो अपनी आस्था को टिकाकर बैठते हैं भगवान श्री राम के साथ, कार्य सारे वो करते हैं। और हम उनको, जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, हम उनको याद करते हैं। सो जब तुम इंस्पायर होते हो तो तुम भी तो यूपीएससी में एक लीडर बनने जा रहे हो। यूपीएससी में एक लीडर ही तो बनने जा रहे हो। कई गांव देहात के बच्चे, कई जो है लोग तुम्हें हीरो के रूप में देखेंगे, भाई दीदी या भैया आईएएस बन गए हैं, हमें भी आईएएस बनना चाहिए। जब आप जाकर किसी जो है स्कूल को ठीक करोगे, वो बच्चा सपना पाल लेगा, कि आपकी इमेज को रख लेगा कि मुझे इनकी तरह बनना है। तो तुम्हारे अंदर वो चेतना होनी चाहिए ना, तब जाकर हम इसके साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पहले आपको फ्रेम करूं, ये सिलेबस पढ़ने योग्य बना दूं आपको, कि मैं जब आगे यूपीएससी में कल से जैसे हम टू द पॉइंट आ जाएंगे और सब कुछ करेंगे, तो आपका दिमाग बिल्कुल रेडी होना चाहिए। और ये किसान भी करता है। किसान किसी भी जमीन पे बीज नहीं बोता। खेती की है कभी? क्या करता है पहले वो गुड़ाई करता है, जुताई करता है, खाद डालता है, थोड़ी देर छोड़ देता है, पानी डाल के छोड़ देता है, मिट्टी उर्वर होती है, तब वो बीज डालता है। ऐसा होता है क्या कि पुरानी जमीन पड़ी है उस पर बीज डाल दिया और अच्छी लहला के फसल हो जाएगी? ये तो बिना पढ़ा लिखा किसान को भी ये बात पता है कि जब तक जमीन उर्वर नहीं होगी तब तक उसमें बीज नहीं बोए जाएंगे। हम क्यों इतने बड़े पापी हैं? कोचिंग में आए पहला दिन, ना डिमांड एंड सप्लाई, उसी दिन उसका करियर खत्म हो जाता है। तो मेक श्योर कि जब मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं 2 काम करूंगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ तुम्हें आईएएस बनाना नहीं है, तुम्हें एक बेहतरीन ऑफिसर बनाना है, राइट? तो याद रखना। तो मेरे साथ अब ये जर्नी शुरू करो और हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एग्जाम की टेंशन ना लो, जितने एग्जाम है हो रहे हैं। अभी यूपीपीसीएस होगा, पढ़ा रहे, जाके एग्जाम को चेक कर लेना कि क्लास से कितने क्वेश्चन है। उसकी टेंशन ही खत्म हो गई है, उसकी टेंशन खत्म हो गई। यूपीएससी की मैक्सिमम रेंज हमने घेर लिया। अब तुम्हें यूपीएससी चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, बाहर जाना ही नहीं है। सवाल अब दूसरे एंड पे है। हमारी लड़ाई अब उसकी खत्म हो चुकी कि हमारे कंटेंट क्या है, हम क्या पढ़ा रहे हैं। आप जितने मन करे आप 10-20 लोग इकट्ठा बैठ जाओ और देखो यार, एक एक क्लास निकालो। देखो ये फर्जी बातें तो नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ाया हुआ आया भी कि आया कि नहीं आया। पुराने स्टूडेंट्स के नोट्स मांगो, उसकी चिंता ही नहीं रह गई हमें। अभी जब इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा ना, उससे पहले पीवाईक्यू शुरू कर रहा हूं। पीवाईक्यू खत्म होते होते तुम इकोनॉमिक्स में तुम फ्रेम कर लोगे, ये क्वेश्चन आएगा। अब मैं जब पढ़ाऊंगा पीवाईक्यू तब देखना पढ़ाते कैसे हैं, कैसे पीवाईक्यू से कहानियां डेवलप करते हैं। और पूरी इकोनॉमिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, कहानियों के रूप में पढ़ाऊंगा।
तुम्हें लगेगा कुछ कम्युनिकेशन ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, वेब सीरीज चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस नाटक में, ड्रामा में कब मेरा सब्जेक्ट कवर हो गया। वो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये जो यहां से जा रहा है वो बाहर गिर रहा है या अंदर जा रहा है, बस ये प्रॉब्लम। अगर वो तुमने थाम लिया तो सिलेक्शन है।